हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज देखिए अपन हिंदी की जो व्याकरण हमने पढ़ी है पिछले 3 दिन तो उसके जितने जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने उस समय नहीं किए थे। तो आज की इस क्लास में सभी टॉपिक्स गए, चाहे वो भाषा, लिपि और व्याकरण है, या फिर वो शब्द शक्ति है, या फिर वो अलंकार है। तो इसमें से कुछ कुछ प्रश्न हमने तीनों टॉपिक से इंक्लूड करके आज की इस क्लास में लिए, और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न अपन नेक्स्ट जो अपनी कल मॉर्निंग वाली क्लास होगी उसमें हम लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं व्याकरण के इस कंप्लीट प्रश्न उत्तर को। लेकिन मैं बता दूं कि अपना जो प्रश्न 2000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है ना, उस 2000 प्रश्नों की सीरीज का ये 25वां पार्ट है, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। 2000 प्रश्न भी पूरे हो जाएंगे और साथ ही साथ एक बार टॉपिक वाइज भी अपना कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, पहला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। अब आप याद करिए, हमने जब पढ़ा था कि भाई भाषा जो है ना, हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो इसे उपवर्गों में विभाजित किया है, और उपवर्गों में फिर जो बोलियां सम्मिलित की गई हैं, तो टोटल मिलाकर के तकरीबन 15 बोलियां जो है वो हिंदी भाषा में बोली जाती है। और अगर वर्गों की बात करें इसे उपवर्गों में कि हिंदी में कितने उपवर्ग हैं हिंदी भाषा के, तो 5 उपवर्गों में इन बोलियों को शामिल किया जाता है। तो वो 5 बोलियां कौन कौन सी, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। देखो, एक तो था उसमें पूर्वी हिंदी, ठीक है, पहला तो था उसमें पूर्वी हिंदी। दूसरा था उसमें पश्चिमी हिंदी, ये दूसरा उपवर्ग था पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। तीसरा उसमें उपवर्ग आता है बच्चों राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। चौथा आता है बिहारी हिंदी। और पांचवा आता है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली, राइट। तो अब देखो, ये जो 5 उपवर्ग हैं इसमें प्रत्येक में अलग अलग बोलियां शामिल की गई। जैसे पूर्वी हिंदी है ना, पश्चिमी हिंदी, इनमें अलग अलग है। और राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी में देखो मेवाड़ी आती है, उसमें मारवाड़ी आती है, उसमें मेवाती भी आती है, लेकिन ब्रज इसमें नहीं आती, ठीक है ना। ब्रज जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ब्रज प्रदेश में बोली जाती है, ये राजस्थानी की हिंदी में शामिल नहीं होती है। तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? ऑप्शन स इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि व्याकरण के अंग हैं। अब आप बताइए व्याकरण के कितने अंग होते हैं। अब एक तो व्याकरण के अंग पूछे जा सकते हैं, और एक होते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन देखेंगे भाषा के अंग, ठीक है। तो भाषा के अगर अंग आते हैं परीक्षा में तो 5 अंग हैं भाषा के, और व्याकरण के अगर अंग आते हैं तो 4 अंग हैं। तो व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, लिखवा के बता देता हूँ कि भाषा के अगर हम अंगों की बात करें 4 अंग होते हैं। इसमें पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा होता है शब्द विचार, शब्द विचार, ठीक है। और फिर तीसरा होता है बच्चों वर्ण शब्द, और तीसरा होता है पद विचार, पद विचार, और चौथा होता है वाक्य विचार। तो इस तरीके से ये व्याकरण के 4 अंग हो गए, ठीक है। व्याकरण के ये 4 अंग हो गए। आप मुझे बताइए भाषा के 5 अंग कौन कौन से हैं, या भाषा की 5 इकाइयां, अंग भी आ सकता है और इकाइयां भी आ सकता है। देखो, कंप्लीट रिवीजन हो रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ा है अगर आपको याद नहीं है, या फिर आपने याद किया था लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए हो, तो आज रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीटली, बहुत सही ढंग से, क्योंकि संडे भी है आज, तो आपको ढंग से पढ़ लेना है ना, धीरे धीरे पढ़िए। और मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। तो जो डिफिकल्ट चीज़ें वो साथ में जब नोट्स बनाओगे, लिखोगे, जब खुद के हाथ से चीज़ें लिखते हैं तो याद हो जाता है। तो देखो, अगला प्रश्न क्या है कि किसी सभ्य
समाज का आधार उसकी को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो उसकी जो भाषा होती है उस भाषा को, और भाषा भी कैसी विकसित भाषा जो होती है उसकी, उस विकसित भाषा को किसी भी समाज का, सभ्य समाज का आधार माना जाता है। जिस समाज की भाषा जितनी ज़्यादा विकसित होगी, जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उसकी भाषा में जितने ज़्यादा शब्द भंडार होंगे, वो भाषा उतनी ही ज़्यादा विकसित मानी जाएगी और वो समाज भी उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा रिक्त स्थान है और भाषा में यह धीरे धीरे होता है। तो भाषा कैसी होती है? भाषा भाई कैसी होती है बताइए? भाषा मौखिक होती है कि लिखित होती है, कि भाषा जो है वो स्थायी होती है, कि भाषा अस्थायी होती है, कि भाषा परिवर्तनशील होती है? तो कैसी होती है? भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती है और भाषा में यह परिवर्तन जो है ये धीरे धीरे होता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है वो खड़ी बोली हिंदी का विकसित रूप है, धीरे धीरे विकसित होती गई, विकसित होती गई, विकसित होती गई, और इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी ने जो अपना शब्द भंडार है ना वो भी अलग अलग भाषाओं से लिया है। जैसे मूल तो संस्कृत का है, लेकिन और भी दूसरी भाषाओं से भी उसने अपने शब्द भंडार को बढ़ाया है, और न केवल अभी पूर्ण हो गई है बल्कि और आगे भी विकसित होती जा रही है। भाषा हमेशा जो है वो परिवर्तनशील ही रहनी चाहिए, बढ़ती ही जानी चाहिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है और साथ ही ये परिवर्तन जो है ये बहुत ही धीरे 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 होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस कोस पर पानी बदले और रिक्त स्थान कोस पर बानी। बानी मतलब वाणी, वाणी मतलब बोलना, है ना, वाणी मतलब वाणी। तो कहते हैं कि भाषा जो है ना भाई, भाषा ये कुछ कुछ दूरी पर बदलती रहती है, एक जैसी नहीं है। आपने भी देखा होगा अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं अलग अलग होती है, कुछ स्थान पर जाते ही भाषा बदल जाती है। तो ये कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, पानी भी बदलता है, पानी भी पूरे संसार में एक जैसा नहीं है, उसका स्वाद अलग अलग टाइप का रहता है। तो अब ये जो वाणी बदलती है, जो वाणी, तो ये कितनी दूरी पर, मतलब कहावत क्या है यहाँ पे, क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा? तो बच्चों यहाँ पे आता है 5। कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वाणी, मतलब वाणी बदल जाती है, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो राइट आंसर है 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवधि उपभाषा रिक्त स्थान की बोली है। एक बार फिर से वापस वही प्रश्न आया है कि हिंदी के 5 जो उपवर्ग हैं उसमें से जो अवधि भाषा है वो कौन से वर्ग में जाएगी? वो बिहारी हिंदी में जाएगी, कि वो राजस्थानी हिंदी में जाएगी, वो पूर्वी हिंदी में जाएगी, कि वो पश्चिमी हिंदी में जाएगी, या फिर वो पहाड़ी हिंदी में जाएगी? तो अब आप बताइए ये जो अवधि है, क्योंकि ये कुछ कुछ भाषाएं तो आपको याद करनी पड़ेगी, आप पूरी 15 भाषाएं याद नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर करनी है तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो मैं आपको बताऊंगा आगे वाली इस क्लास में। 15 भाषाओं को आप इन 5 उपवर्गों के साथ कैसे याद करेंगे तो वो अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। बट आप कुछ भाषाएं तो फिक्स है ना, उसको तो याद रखिए, जैसे अपने राजस्थान की है वो तो आपको सारी याद रखनी है। उसके अलावा अब अवधि भाषा जो है तो ये पूर्वी जो हिंदी है ना, पूर्वी हिंदी में आती है अवधि भाषा। और अवधि जो है ना, ध्यान रखना, कई बार अगर रिक्त स्थान आता है ना कि भाई रिक्त स्थान उपभाषा जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, और यहाँ पे आपको अगर भरना पड़े तो अवधि, धी के बड़ी की मात्रा लिखना, एक छोटी होती है ना अवधि, अवधि मैंने समय होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है अवधि भाषा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं रिक्त स्थान परिवार की भाषा हैं। तो अभी फिलहाल की हमारी जो आर्य भाषा हैं वो कौन से परिवार की भाषा हैं? तो वो भारोपीय परिवार की भाषाएं मानी जाती है, भारोपीय परिवार की भाषाएं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी होती है। तो भाई विश्व की जितनी भी भाषाएं होती है उनकी अपनी क्या होती है? उनकी अपनी लिपि होती है। और लिपि क्यों होती है? क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। और मौखिक रूप जो होता है ना वो तो अस्थायी होता है, वो तो परिवर्तनशील होता है। तो स्थायी रूप को ही हम लिपि कहते हैं और स्थायी रूप होता है उसका लिखित रूप। तो अब आप बताइए कि संसार की ऐसी कोई भाषा है जिसको हम लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर लिख नहीं सकते तो फिर वो भाषा
तो परिवर्तनशील हो जाएगी, वो स्थायी नहीं होगी। इसलिए भाषा का दूसरा रूप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है, और वो है लिखित रूप। और लिखित रूप ही किसी भाषा का क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? कि किसी भी भाषा के वर्तनी चिन्हों को लिखना या लिपिबद्ध करना ही लिपि कहलाता है। तो भाई विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। जैसे हिंदी की अपनी क्या है? देवनागरी लिपि। जैसे उर्दू की क्या है? नस्तालिक लिपि या फारसी लिपि हम कह सकते हैं, फारसी अरबी लिपि कह सकते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। अंग्रेजी की अपनी लिपि, गुरुमुखी, पंजाबी की अपनी लिपि गुरुमुखी, ठीक है, ये सारी लिपियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को कहते हैं। तो हम जो विचार विनिमय होता है, मतलब विचारों का आदान प्रदान जो होता है, कोई बोलना, फिर सुनना, फिर सामने वाला क्या पूछ रहा है उसका जवाब देना, और हम जब बोलते हैं तो सामने वाला भी कुछ प्रतिक्रिया देगा, तो ये विचार विनिमय कहलाता है। ये विचार विनिमय के दो माध्यम हैं, या तो मौखिक या फिर लिखित। मतलब एक प्रकार से भाषा की ही बात हो रही है। तो मौखिक तो होता है बच्चों क्या है कि जिसे जो अस्थायी होता है, जिसको अभी लिपिबद्ध नहीं किया है, और लिखित रूप होता है जिसको हमने लिपिबद्ध कर दिया, तो वो क्या कहलाती है? उसको हम भाषा कहते हैं। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के भेद कितने हैं? तो भाषा के दो भेद हैं, एक है लिखित और दूसरा है मौखिक। अब कई बार प्रश्न ये भी आ सकता है कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर बताइए। एक नंबर का प्रश्न पूछे तो आपको 2-3 अंतर बताने पड़ेंगे कि भाई मौखिक भाषा होती है ये अस्थायी होती है, और लिखित भाषा होती है वो स्थायी होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा अपरिवर्तनशील होती है, क्योंकि लिख दिया हमें, वो बदल नहीं पाएगा। ठीक है, और भी ऐसे कई सारे अंतर जो है वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? अब आप बताइए, अभिव्यक्ति किस माध्यम से हम करते हैं? तो अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम भाषा ही है। भाषा के बिना हम कोई जो है वो अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, चाहे वो भाषा कोई भी क्यों ना हो, लेकिन भाषा के माध्यम से ही इंसान अपने विचारों और अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो लिपि जो होती है, किसी भी भाषा की अपनी लिपि होती है, उस लिपि में किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो उस लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ भी हम लिखते हैं वो वर्तनी कहलाती है, तो ये वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रिक्त स्थान में प्रश्न आ सकता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव में इसमें प्रश्न आ सकता है। रिक्त स्थान में तो आएगा ही आएगा, 6 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे, वो इसी प्रकार के आएंगे और आपको लिखना पड़ेगा, और यही प्रश्न आपको मिलेंगे। ध्यान रखना, इसके बाहर कुछ भी नहीं चाहेगा, इसलिए आप अपना लिखते रहिए। कोई अगर आपको डिफिकल्ट लगता है उसका नोट्स बना लीजिए, और अच्छी तरह से जो बच्चा तैयारी करता है वही अच्छे नंबर भी प्राप्त करता है। और हमने कॉपी देखी थी ना, 100 में से 100 नंबर भी बच्चे प्राप्त करते हैं। वो ऐसे ही करते हैं कि उनका एक भी सवाल खाली नहीं जाए, उनका एक भी सवाल छूटे नहीं, तभी 100 में से 100 नंबर आएंगे। और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन तप करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि ये जो 2000 प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू करी है बच्चों, ये कंप्लीट सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EDUCATION, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है। उस ऐप में आपको कंप्लीट जो है ना ये सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये तो PDF के रूप में आपको मिलेगा और वीडियो मिलेगा। अलग से टेस्ट सीरीज भी है, हिंदी की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, वो सारी टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। और एक नंबर है, उस नंबर को नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो हमारे सारे नंबर जो हैं, हमारे सारे लिंक जो हैं, ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, कोर्सेज की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक, सारी लिंकें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि देवनागरी लिपि का विकास लिपि से हुआ है। तो अभी जो हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, नेपाली भाषा है, कोंकणी भाषा है, इन सबकी लिपि देवनागरी लिपि है। तो ये देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? तो आपको बता दूं कि हमारे प्राचीन भारत में 2 लिपियां थी, एक थी खरोष्ठी लिपि और दूसरी थी ब्राह्मी लिपि। तो ये जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
तो याद रखना, अगर मान लो प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन भारत की 2 लिपियां कौन सी है, याद करिए जब हमने लिपि वाला टॉपिक पढ़ा था वहां पे आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। तो प्राचीन भारत की 2 लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि से ही किस लिपि का विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। मान लीजिए प्रश्न आ गया, आपको याद होगा अच्छी तरह से कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखा जाता है। और इस जो देवनागरी लिपि होती है इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, मतलब स्वर हैं 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, टोटल 44 जो है इसमें वर्ण होते हैं। तो ये सारे के सारे इसके विशेषताएं हम पहले जो हमने टॉपिक जो पढ़ा था उसमें पढ़ी हुई है। और अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, मान लो कोई नए बच्चे हैं, तो ऊपर आई बटन पर आपको वहां पे लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के जो है बच्चों वो वीडियो पढ़ लीजिए, वो क्लास ले लीजिए, जहां पे आपकी भाषा, व्याकरण और वो लिपि वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां। सामान्यतः आपसी बातचीत में भाषा और संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? किसमें? भाषा और संवाद में जिस भाषा, मतलब एक दूसरे से हम संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा के हमने 2 रूप देखे थे बच्चों, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वहां पे लिख लिख करके तो नहीं करते ना, वहां पे तो हम बोल के करते हैं। तो जो बोल के जिस भाषा का आदान प्रदान होता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि किसी राष्ट्र से के संविधान में मान्य शासन के रूपों में प्रयुक्त और समस्त राष्ट्र के व्यवहार योग्य भाषा को हम क्या कहते हैं? तो उसे भाई राष्ट्रभाषा कहते हैं। संविधान ने अगर मान्यता दे दी किसी भाषा को, संविधान ने अगर उसमें अपने अपने पूरे राष्ट्र के समस्त व्यवहार के लिए, व्यवहार मतलब कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जो है वो न्यायालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, आधिकारिक रूप से जिस भाषा को एक भाषा घोषित कर दिया किसी राष्ट्र ने अपनी, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाता है। तो सही जवाब रहेगा यहाँ पे राष्ट्रभाषा। अब आप बताइए हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो भाषा परिष्कृत, व्याकरण सम्मत, सर्वजन स्वीकार्य, आदर्श रूप में प्रचलित और शासन स्तर पर व्यवहृत होती है वो भाषा क्या कहलाती है? तो बच्चों वो भाषा कहलाती है परिनिष्ठित भाषा, उत्कृष्ट कोटि की भाषा, बहुत ही एक अच्छी भाषा जिसे हम व्यवस्थित साहित्यिक भाषा कह सकते हैं। तो ऐसी भाषा होती है परिनिष्ठित भाषा। कैसी भाषा? जो बहुत ही परिष्कृत हो, उच्च कोटि की भाषा हो, व्याकरण सम्मत हो, मतलब व्याकरण के नियमों का पालन उसमें पूरी तरह से हुआ हो, सर्वजन स्वीकार्य का मतलब जिस भाषा को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया हो, और आदर्श रूप में प्रचलित होती है। तो परिनिष्ठित, याद रखना, रिक्त स्थान में पूछा जाएगा, ये शब्द जो है वो आपको याद रखना है, परिनिष्ठित भाषा। मेरा उद्देश्य है कि एक एक प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद करा दूं, और अगर आपने ढंग से याद किया तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। थोड़े थोड़े समय के बाद में आप इसका रिवीजन जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को हम क्या कहते हैं? एक तो क्या होता है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, एक होता है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है वो इसे हम या तो बोली कहते हैं या फिर हम उसे उपभाषा कहते हैं, ध्यान रखना, या तो बोली या उपभाषा। और वो जो सीमित क्षेत्र में जो उपभाषा या बोली बोली जाती है, वही बोली धीरे धीरे विकसित होकर के भाषा का रूप ग्रहण करती है। जैसा कि हमारी हिंदी, पहले ये एक बोली थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे विकसित होकर के इसने एक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो लिप चिन्ह बने हुए होते हैं उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सूक्ष्म होती है तो स्थूल क्या होता है? तो भाई जो लिपि होती है वो स्थूल होती है, क्योंकि एक लिपि में कई सारी भाषाएं आती है, एक ही लिपि में अनेक भाषाएं आ सकती है। तो भाषा तो एक प्रकार से कहते हैं छोटा रूप है, लेकिन लिपि उसी का विस्तारित रूप है, उसी का बड़ा रूप है। क्योंकि लिपि की अपनी विशेषताएं होती है, लिपि की अपनी भाषा की विशेषता नहीं होती, विशेषता लिपि की होती है। और जिस लिपि के अंतर्गत वो भाषा जाएगी उसको उस लिपि के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी रिक्त स्थान की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है व्यक्त वाणी के रूप में, है ना, अभिव्यक्ति करते हैं हम, तो वो भाषा कहलाती है। जैसे हम जिस रूप में बोल रहे हैं तो ये अभिव्यक्ति हो गई हमारी।
अगला क्वेश्चन है कि भाषा की ध्वनियों यानी वर्णों को जिन लेखन चित्रों में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। देखो, लिपि को अभिव्यक्त करने के लिए कितनी ही प्रकार से उसे भिन्न भिन्न रूपों में हम लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये लिपि के अंतर्गत आती हैं। लिपि मतलब मूल रूप से ये बात होती है कि जो भी भाषा होती है उस भाषा को लिखने की जब बात आती है और लिपिबद्ध करने की जब बात आती है तो वो लिपि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? एक बार फिर से, अगर सीमित क्षेत्र है तो बोली या उपभाषा हम कहेंगे, अगर विस्तृत क्षेत्र है तो वो भाषा कहलाती है। तो हम इसे बोली कहेंगे या फिर हम इसे उपभाषा कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिक्तिस्तान ने संस्कृत के शब्दों के साथ पश्चिमी हिंदी से शब्द लेकर अपने शब्द भंडार का विकास किया है। तो कौन सी भाषा ने? खड़ी बोली जो है ना, अपनी हिंदी की जो खड़ी बोली है, इसने संस्कृत से भी शब्द लिए, दूसरी भाषाओं से भी शब्द लिए और फिर धीरे 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 विकसित होकर के इसने एक विकसित भाषा का आकार ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है देखो कि निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं आती बताइए? नेपाली, हिंदी, उर्दू या संस्कृत। तो भाई देखो, नेपाली भी आती है और हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है, लेकिन उर्दू जो है ना, ये उर्दू देवनागरी लिपि में नहीं आती। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इसकी लिपि कौन सी है? उर्दू की लिपि कौन सी है? तो उर्दू की आप लिपि लिख सकते हो बच्चों, अरबी फारसी, है ना, ये अरबी फारसी लिपि है इसकी, या फारसी लिपि भी आप लिख सकते हो, या फिर एक और इस फारसी के अंतर्गत एक लिपि आती है बच्चों, वो लिपि आती है नस्तालिक लिपि। नस्तालिक लिपि। तो ये उर्दू जो है ये नस्तालिक लिपि की भाषा है। जैसे हमारी हिंदी जो है ये ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत देवनागरी लिपि आती है, क्योंकि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसी तरीके से अरबी फारसी में नस्तालिक जो है वो उर्दू की भाषा, नस्तालिक लिपि की भाषा है उर्दू। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन से है उर्दू है। अगला है 24वां कि भाषा का स्थायी रूप किस भाषा को माना जाता है? ऑप्शन एक है सांकेतिक भाषा को, दूसरा है लिखित भाषा को, तीसरा है मौखिक भाषा को और चौथा है भाषा का स्थायी रूप नहीं होता। बताइए आंसर जल्दी से, मैं देख रहा हूं किसका कमेंट आता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा कि भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा को माना जाता है, क्योंकि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मैं बार बार आपको ये चीजें समझा रहा हूं ताकि मेरा उद्देश्य ये है कि एक एक प्रश्न आपको याद हो जाए और प्रश्न जब एग्जाम में आप बैठो ना तो उस दिन जरूर याद करोगे, हाँ सर ने पढ़ाया था, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें याद है। तो जो लिखित भाषा होती है वही स्थायी होती है, और यही पूछा है कि किस भाषा को स्थायी माना जाता है, मतलब स्थायी रूप कौन सा है, तो वो लिखित भाषा है। लिखित भाषा ही किसी भी भाषा का स्थायी रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है क्या? है संकेत है, भाषा है, शब्द है या ध्वनि है? तो हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं ना बच्चों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि राजा का पुत्र तो ऊंट हो गया, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब देखो, हमने तीनों प्रकार की शब्द शक्तियां पढ़ ली, अभिधा पढ़ ली, लक्षणा पढ़ ली, व्यंजना पढ़ ली। हमने अभिधा के बाद में लक्षणा के दो रूप थे, दो भेद थे, वो भी हमने पढ़ लिए, और व्यंजना के जो दो भेद थे वो भी हमने पढ़ लिए, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। और लक्षणा के दो रूप, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब आपको यह बताना है कि राजा का पुत्र तो ऊंट हो गया, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब पहले तो यह है कि देखो, ऊंट तो कोई इंसान हो नहीं सकता, तो ऊंट जैसे लक्षण होंगे, ऊंट जैसे उसकी शारीरिक बनावट होगी, इस प्रकार की कुछ चीजें तो रही होगी जिससे समानता दर्शाई गई है। इसके लक्षण हैं, तो लक्षणों से हो गया कि भैया तो लक्षणा शब्द शक्ति है। लेकिन लक्षणा में भी दो भेद है, हमने अच्छी तरह से समझाया था आपको, अगर याद हो तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि रूढ़ा लक्षणा है या प्रयोजनवती लक्षणा है, शाब्दी लक्षणा है या शाब्दी व्यंजना है? तो भाई शाब्दी लक्षणा और शाब्दी व्यंजना तो होता नहीं है, आर्थी व्यंजना और आर्थी लक्षणा होता है। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे आपके। अब आपके पास बचे हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन अ है रूढ़ा लक्षणा और ऑप्शन 2 है प्रयोजनवती लक्षणा। तो हमने देखो पढ़ा था कि रूढ़ा लक्षणा कहाँ कहते हैं? जहां किसी रूढ़ी के आधार पर उसका अर्थ अगर ग्रहण किया जाता है तो वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है, और जहां किसी विशेष प्रयोजन से अगर हम उसका अर्थ ग्रहण करें तो वहां पे प्रयोजनवती होता है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रयोजन नहीं है, तो हमारा प्रयोजन नहीं है तो क्या है? ये रूढ़ी के आधार पर अर्थ ग्रहण किया
गया है, इसीलिए यहाँ पे रहेगा रूढ़ा लक्षणा सही जवाब रहेगा। रूढ़ी है, क्या रूढ़ी? एक रूढ़ी मतलब परंपरा, परंपरा से ये अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। विशेष प्रयोजन यहाँ पे नहीं है हमारा कि हम इस प्रयोजन हेतु इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। तो रूढ़ी के आधार पर, परंपराओं के आधार पर ऊंट ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये ऐसा है वैसा है, इसलिए ऊंट जैसा है, इसलिए ये ऊंट है। नेक्स्ट, हाथ पांव हिलाया करो ताकि अच्छा जीवन जी सके, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए के अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना और चौथा है शाब्दी व्यंजना। आरती और शाब्दी व्यंजना दो भेद होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। तो भाई हाथ पांव हिलाया करो ताकि अच्छा जीवन जी सको, तो क्या ऐसे हाथ पांव हिलाने से हम अच्छा जीवन जी लेंगे भाई, या ऊंचा नीचा हाथ करने से जीवन जी लेंगे? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मेहनत करो, मतलब लक्षणों के आधार पर यहाँ पे अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है। तो लक्षणा शब्द शक्ति है कि मेहनत करो, हाथ पांव हिलाओ, हिलो डुलो, आगे बढ़ो, पीछे आओ, चलते रहो, गतिशील बनो, जो है इस तरीके से, तो भी आप क्या कर पाओगे? अच्छा जीवन जी पाओगे। बैठे बैठे मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, बैठे बैठे कमा के कोई लाके नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? देखो ये अलंकार तो हमने कई बार पढ़ा है, अलंकार तो बिल्कुल आप अभी बता सकते हो कि हाँ सर कौन सा अलंकार है, क्योंकि आपने कई बार इसे पढ़ा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे बताना है, आपको यहाँ पे बताना है शब्द शक्ति कौन सी है। रूढ़ा लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, शाब्दी व्यंजना है कि आरती व्यंजना है? सोचिए समझिए और फिर बताइए, गौर करिए और फिर बताइए कौन सा इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। क्या इसकी अभिधा शब्द शक्ति है? आप सोचो क्या अभिधा शब्द शक्ति है, या फिर इसमें लक्षणा है, कोई लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है? नहीं भाई, इसमें रहेगा शाब्दी व्यंजना। पहले तो व्यंजना शब्द शक्ति है। क्यों है व्यंजना? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। हमने देखो व्यंजना में क्या करते हैं कि एक ही वाक्य के अनेक अर्थ होते हैं। आप समझ में आया ना, कि जैसे मान लो किसी ने कहा 4 बज गए, तो इसके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। मतलब उद्देश्य था खाली, उसने टाइम की बात करी कि 4 बज गए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग लेंगे। और दूसरा तो यहाँ पे भी इसका अर्थ किसका? पानी शब्द एक है, तो पानी का अर्थ मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। तो जहां संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पे होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब यहाँ पे व्यंजना है तो शाब्दिक क्यों है, आर्थिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शब्द पर अर्थ ग्रहण किया गया है। अर्थ जो है वो शब्द पे निर्भर करता है, अर्थ पे निर्भर नहीं करता, इसलिए शब्द पे निर्भर करने के कारण शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। ये इंपोर्टेंट है, ये तो ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकता है। मैं आज ही लिख देता हूँ इंपोर्टेंट, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर परीक्षा में कहोगे कि सर हमें आपने अलंकार तो पढ़ाया था इस वाली पंक्ति में, पर शब्द शक्ति नहीं पढ़ाई थी, अब क्या करें, ये तो पता नहीं गलत आ गया क्या आ गया। तो गलत नहीं आया है, राइट आंसर रहेगा इसमें शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। आगे बढ़ते हैं, देखो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आप ये बताइए कि इसका अलंकार कौन सा है, किस अलंकार में जाएगा? याद करिए, जल्दी से याद करिए और बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले बच्चा आंसर बताता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद होगा। तो बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, इसमें है श्लेष अलंकार। क्या होता है श्लेष अलंकार में? अगर आपने किसी ने यमक लिखा है तो गलत है भाई। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एक शब्द अनेक अर्थ, या फिर जिसमें शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। तो पानी एक बार आया है ना, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए अलग, मानुष यानी मनुष्य के लिए अलग, और चून के लिए अलग है। तो एक शब्द के जब भिन्न भिन्न संदर्भों में अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला देखो प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति या खाए बोराय जिग वा पाए बोराय, पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति परिलक्षित होती है? देखो इसको भी हमने अलंकार में तो खूब पढ़ा है, पर शब्द शक्ति में ये भी पहली बार आया है। तो बताइए इसमें भी कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना है, आरती, शाब्दी व्यंजना, आरती व्यंजना, अभिधा या लक्षणा? ध्यान से पढ़िएगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो देखो बच्चों राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आरती व्यंजना है। क्यों है आरती व्यंजना? कि यहां पर भी कनक और कनक का अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ होता है, मतलब शब्द एक है। आप अभी शब्द शक्ति के हिसाब से पढ़िए, अलंकार के हिसाब से मत पढ़िए, छोड़िए उसको, कि शब्द
क्या अलग अलग जो अर्थ होता है, व्यंजना में क्या होता है, व्यंजना में एक ही बात का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे कनक शब्द है और कनक शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग ग्रहण किया गया है, तो इसलिए व्यंजना तो हो गई। अब व्यंजना किस क्यों है, ये आरती व्यंजना है, इसका भाव जो है वो अर्थ पे निर्भर करता है, न कि शब्द पे, तो इसलिए ये हो गया आरती व्यंजना। अब देखो नेक्स्ट है कि प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। देखो भाई, कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक जो है वो एक अच्छी हैबिट है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक जो है वो मानी जाती है। तो शब्द शक्ति कौन सी है इस वाक्य में बताइए। बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है कि भाई मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो बस यही है कि भाई अच्छा है, इसका और कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अर्थ नहीं है। तो कौन सी शब्द शक्ति हुई, अभिधा शब्द शक्ति हुई, जहां पे किसी वाक्य का सीधा सरल वाच्यार्थ मुख्यार्थ अभिधेयार्थ जब जहां ग्रहण किया जाता है तो वहां पे होती है अभिधा शब्द शक्ति। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों अभिधा शब्द शक्ति। ये थी हमारी आज की क्लास। अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं इसमें, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गए, ये तो आधे से भी कम हुए हैं। और कल की जो अपनी क्लास रहेगी वो बहुत लंबी क्लास रहेगी। आज में संडे है, पूरी तरह से इसे तैयार कर लूँगा, तो कल की क्लास में बहुत लंबी क्लास होगी, रेडी होकर के आइए। आज थोड़ी क्लास लेट भी हुई है, संडे है तो, लेकिन कल वाली क्लास बिल्कुल लेट नहीं होगी, तो आप लोग उस क्लास को ढंग से देखिएगा। तो कैसी लगी ये क्लास मुझे ज़रूर बताइए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। ये कंप्लीट सीरीज अगर पीडीएफ आप चाहते हो तो बच्चों अपना ऐप है एजुकेशन राइज, एक बार फिर से बता देता हूं, वहां पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो सीरीज है ना हमारी, ये पूरी सीरीज वहां पे मिलेगी, और इस सीरीज में आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स प्लस वीडियोस दोनों चीजें मिलेगी। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।